हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स के बारे में। सीबीएसई के एग्जाम आने वाले हैं तो ऑप्टिक्स एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने का चैप्टर है। देखते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बेटा एक ग्रीक वर्ड है और इस ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट। यानी कि ऑप्टिक्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे लाइट के फिनोमिनाज के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स के अंदर। ये आपने पढ़ रखा है कि ऑप्टिक्स होती क्या है। ऑप्टिक्स बेसिकली होती है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन वगैरह वगैरह। अच्छा जी, यानी कि ऑप्टिक्स को हम सिंपली समझें कि लाइट है। अब ये लाइट क्या होती है बेटा? लाइट ह्यूमन आई का जो रेटिना होता है उसके द्वारा सेंसिटिव होती है, यानी कि ह्यूमन आई के रेटिना या ह्यूमन आई द्वारा इसे डिटेक्ट किया जा सकता है। भाई ये लाइट होती क्या है? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एक तरह की। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव, ये 7 पार्ट में स्पेक्ट्रम होता है या डिस्ट्रीब्यूट होती है। पहले नंबर पर आती है रेडियो वेव, रेडियो वेव। दूसरे नंबर पर आती है भैया माइक्रोवेव। तीसरे नंबर पर आती है हमारी इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। और चौथे नंबर पर आती है लाइट। क्लियर है? तो बेटा ये जो लाइट है, क्योंकि हम इस लाइट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लाइट जो है, लाइट की वेवलेंथ होती है 350 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक होती है। भाई 800 नैनोमीटर तक या 100 नैनोमीटर तक होती है लाइट की वेवलेंथ। हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, लाइट के बारे में बहुत सारे लोगों ने बताया है। जैसे सबसे पहले न्यूटन ने बताया कि लाइट एक पार्टिकल नेचर है, यानी कि लाइट एक पार्टिकल का फॉर्म होती है। लेकिन हुजेंस ने उसे वेव के फॉर्म में बताया, क्योंकि हुजेंस ने जब वेव के बारे में बताया तो हुजेंस ने एक्सप्लेन किया कि वेव कैसे बनती हैं, वेव का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है वगैरह वगैरह। हम आगे डिस्कस करेंगे इनके बारे में। हुजेंस ने बताने के बाद में फाइनली आइंस्टीन ने यह बताया, आइंस्टीन ने यह स्टेबलाइज किया कि लाइट बोथ नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, जिसे ड्यूल नेचर कहते हैं। क्लियर है? उसकी एनर्जी भी बताई गई है। फोटोन की एनर्जी जैसे बताया गया है कि h होती है, यानी कि लाइट क्या कंटेन करती है? पैकेट ऑफ एनर्जी कंटेन करती है, और उन पैकेट ऑफ एनर्जी को बोला जाता है फोटोन। और फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? h। क्लियर है? तो मैं इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लाइट के बारे में। ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है ऑप्टिक्स का। तो देखिए बेटा होता क्या है इसके अंदर। लाइट के अंदर सबसे पहले होता है बेटा रिफ्लेक्शन। नंबर 1, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट की द्वारा रिफ्लेक्शन। इट इज द फिनोमिना of bending of light in same medium when it fall on surface of रिफ्लेक्टिंग, या हम कहें सरफेस ऑफ अनदर मीडियम। यहां पर बेटा एक क्वेश्चन बनता है, सर अनदर मीडियम में कैसे जाएगी? अनदर मीडियम में जा नहीं रही है, मैं केवल बात कर रहा हूं अनदर मीडियम की सरफेस पे। जैसे एयर अपना एक मीडियम है, लेकिन वाटर अनदर मीडियम है। लाइट जब वाटर के ऊपर फॉल डाउन होती है तो उसी सरफेस से ही रिफ्लेक्ट होती है। आपने देखा होगा कि सन जैसे ही फॉल डाउन होती है सनलाइट, तो सन का रिफ्लेक्शन वापस दिखाई देता है, चमक दिखाई देती है, ब्राइटनेस दिखाई देती है। क्लियर है? तो रिफ्लेक्शन होता कैसे है भाई? ये है हमारे पास एक प्लेन मिरर, या हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं
एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये जो नीचे की सरफेस है ये होती है बेटा ओपेक, और ऊपर वाली सरफेस होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर है? जैसे ही लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगी तो ये लाइट इसी मीडियम में वापस मुड़ जाएगी। ठीक है? जब ये मुड़ती है तो मैं एक नॉर्मल ड्रा करता हूं इन दोनों के बीच में। ये है नॉर्मल, इसे बोला जाता है बेटा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे इसे बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे, और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? जब लाइट स्ट्रेट लाइन के अंदर आ रही होती है तो उसे बोला जाता है रे। क्लियर है? अच्छा, तो लाइट इसे बोला जाएगा इंसिडेंट रे। जो लाइट आ रही हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ उसे बोला जाता है इंसिडेंट रे। टकराने के बाद बैंड होकर जो जा रही हो उसे बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। बीच में हमने लिया है एक नॉर्मल, ये इंसिडेंट एंगल है और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे बोला जाता है इंसिडेंट एंगल और इसे बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो बेटा मैं डिस्कस करूंगा अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं भाई? नंबर 1, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जितना एंगल ये होगा 100% एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतना ही रहेगा। क्लियर है? दूसरी बात होती है बेटा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे all lie in same plane। सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करेंगे। क्लियर है? अच्छा, प्लेन क्या होता है बेटे? प्लेन जैसे बोर्ड है, एक प्लेन है। देखिए ये एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक प्लेन बन गया। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों की तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रही है। ये दो लॉ हैं जो कि इंपॉर्टेंट लॉ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अच्छा यदि कोई कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 डिग्री हो, यानी कि लाइट यदि किसी सरफेस के ऊपर नॉर्मली फॉल डाउन हो रही हो यूं, ठीक है, यूं फॉल डाउन हो रही हो तो ये सेम उसी पाथ में वापस चली जाएगी भाई। बताइए, सॉरी, यदि एंगल ऑफ इंसिडेंट यदि 0 डिग्री है तो आर भी क्या होगा भाई? 0 डिग्री होगा। जिस पाथ से आई है उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा चलिए, कुछ एक रिफ्लेक्शन सरफेस हो सकता है कि जैसे वाटर हो, मान लो इस तरह से हो, और इस सरफेस के ऊपर फॉल डाउन हो रहा हो तो भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, और इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल रहेंगे, सेम रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा नेक्स्ट देखिए, प्लेन मिरर के द्वारा इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है? इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है भाई? पहली बात तो यही है भाई कि इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट। नंबर 2, इमेज फॉर्म्ड इज लैटरल इन्वर्टेड। लैटरल इन्वर्टेड होगी भाई। लैटरल और इन्वर्टेड का मतलब ये होता है बेटे
पर्सन की लेफ्ट साइड राइट साइड और राइट साइड लेफ्ट साइड को दिखाई देगी। लैटरल इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड को दिखाई देगी, राइट साइड लेफ्ट को दिखाई देगी। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अच्छा, तीसरी बात, यदि इमेज मूव या ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड मिरर बाय डिस्टेंस d, देन तब क्या होगा भाई, देन इमेज, मान लो d डिस्टेंस से मूव कर रही है, देन इमेज मूव टू d फ्रॉम ऑब्जेक्ट, डबल डिस्टेंस से मूव कर जाएगी। सिमिलरली वेलोसिटी से होता है, इफ ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड मिरर with velocity v, then image move from object with velocity 2v, डबल वेलोसिटी से मूव करेगी बेटे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और हो सकती है भाई, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप, नंबर 5, एक बात और हो सकती है, यदि मान लीजिए कि मिरर रखा हुआ है, उसके सामने ऑब्जेक्ट है, इफ मिरर रोटेट एट एंगल थीटा, देन reflected ray rotate by angle 2 थीटा, डबल थीटा से रोटेट कर जाएगा भाई। जैसे मान लीजिए ये मिरर है, इंसिडेंट रे ये होगी, रिफ्लेक्टेड रे ये होगी, एंगल आई है और एंगल आर है। मान लो इस मिरर को मैं रोटेट करवाता हूं, एंगल थीटा से रोटेट करता है, तो कहता है ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगी किससे, डबल थीटा से, यानी कि 2 थीटा से रोटेट करेगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, एक होता है बेटे एंगल ऑफ ग्लैंस। एंगल ऑफ ग्लैंस क्या होता है बेटा, ये है हमारे पास इंसिडेंट और ये आर है, तो ये एंगल जो होता है ना, ये इधर, ये होता है एंगल ऑफ ग्लैंस। एंगल ऑफ ग्लैंस का मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे और प्लेन, या हम कहें मिरर के बीच का जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है भाई, ग्लैंस कहलाता है। टोटल एंगल की बात की जाए तो 2 थीटा होगा। क्लियर है, एक ही प्लेन के अंदर डबल एंगल हो रहे हैं, एंगल ऑफ ग्लैंस, क्योंकि एक थीटा है दूसरा भी थीटा है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बेटे, 2 थीटा हो जाएंगे। इसे बोला जाता है एंगल ऑफ ग्लैंस। क्लियर है। अच्छा जी, यदि मैं दोबारा से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, यदि मैं इस मिरर को रोटेट करवा रहा हूं, मान लीजिए किसी भी एंगल के ऊपर, जैसे 90 डिग्री के ऊपर रोटेट करवा देता हूं, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे वैसे की वैसे रहेगी, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे रोटेट कर जाएगी बाई एंगल 2 थीटा, यानी कि 180 डिग्री के ऊपर रोटेट कर जाएगी इस मिरर के साथ में। क्लियर है। यदि ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ मूव कर रहा है, मान लीजिए विद वेलोसिटी v, देन इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मूव करेगी विद वेलोसिटी 2v। वैसे सिमिलरली डिस्टेंस की बात हो रही है। क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन
रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन कैसे होता है बेटा? स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं। नंबर 1 होता है भाई कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर किस तरह से होगा भाई? ये कहलाता है आपका कनकेव मिरर, और ये कहलाता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। आप कैसे पहचानोगे? कनकेव यानी कि केव, जिस तरफ धसा हुआ पार्ट हो वो क्या कहलाता है हमारा? धसा हुआ पार्ट। यदि ये साइड, धसी हुई साइड क्या हो? रिफ्लेक्टिंग हो, और दूसरी साइड क्या हो? ओपेक हो, तो क्या कहलाएगा ये? कॉनकेव मिरर। वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर वो कहलाता है जिसका कॉन्वेक्स साइड कैसी हो? रिफ्लेक्टिंग, और केव साइड कैसी हो? ओपेक हो, तो वो क्या कहलाता है बेटे? कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। क्लियर है? ये मिरर की फॉर्मेशन कैसे होती है? देखिए, ये पार्ट होता है एक स्फेरिकल मिरर का। जैसे मान लीजिए एक स्फेयर है, इसकी आउटर साइड कैसी है भाई? मान लीजिए ओपेक है, और यदि मैं इसे काट देता हूं, यूं काट देता हूं, तो ये जो मिरर बनेगा इसे बोला जाता है कॉनकेव मिरर। वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर की फॉर्मेशन कैसे होगी? यदि स्फीयर के अंदर इनसाइड सरफेस कैसी ओपेक हो और उसको काट दिया जाए तो कॉन्वेक्स की फॉर्मेशन कर देता है। क्लियर है? अच्छा, ये जो पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट है, ये कहलाता है बेटा पोल। क्या कहलाता है? पोल। यानी कि इस कर्वेचर, इस घुमाव का जो मिड पॉइंट है उसे कहा जाता है पोल। क्लियर है? और क्योंकि ये एक स्फेरिकल मिरर की फॉर्मेशन से बना है, तो यदि मैं इसका सेंटर कंसीडर करूं, मान लो सेंटर इसका सी है, यहां से लेकर यहां तक का सेपरेशन मैं आर मान लेता हूं, तो हम रेडियस बताते थे ना बेटा, वही ये कहलाएगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कर्व जो है इसका रेडियस क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो पॉइंट सी है इसे बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से क्रॉस करती है स्ट्रेट लाइन के अंदर, जैसे कि मैंने दिखा रखा है, इसे कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इसे कहा जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली यदि इसकी बात की जाए तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर रहेगा? इधर रहेगा। बोलो भाई। और सी पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो सेपरेशन है इसे बोला जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और दूसरी साइड जो कॉन्वेक्स साइड है, इधर इस डिस्टेंस को बोला जाएगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पोल हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, इसमें अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। पोल क्या होता है बेटा? पोल होता है मिड पॉइंट ऑफ कर्वेचर, और ये भी मिड पॉइंट ऑफ कर्वेचर होता है, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहला सकता है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ मिरर बाय विच कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर इज फॉर्म्ड। क्लियर है? और P और C के बीच का जो सेपरेशन है उसे बोला जाता है R।